Hi, discipline is freedom, discipline is strength. Today is 12th of December 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के yesterday questions के आंसर्स हैं। हिमाचल प्रदेश में है पिन वैली नेशनल पार्क। कैलकाटा हाई कोर्ट ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया है। 4 स्टेट्स में पॉलिटिकल पार्टी को स्टेट पार्टी बनना पड़ेगा तो वो फिर नेशनल पार्टी बन सकती है। आर्टिकल 368 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अमेंडमेंट पावर दिया है। 6 मंथ्स तक नॉन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिनिस्टर बन सकता है, दिस गवर्नमेंट का पार्ट बन सकता है फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। अब आज के सवाल हैं, पट्टचित्र इज अ ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म ऑफ विच इंडियन स्टेट? पट्टचित्र। सार्क चार्टर 1985 में एडॉप्ट किस शहर में हुआ था? The Portuguese built their first fortress in India at which place? Which Buddhist monk converted Milinda, Indo-Greek king, to Buddhism? Which star represents the morning and evening star? Morning और evening star किसको बोलते हैं? आज की वोकैबुलरी है स्क्रिमेज। स्क्रिमेज मतलब धक्का मुक्की है, फाइट, बैटल, स्ट्रगल, कंफ्यूज्ड स्ट्रगल। डिराइड का मतलब होता है उपहास करना, एक्सप्रेस कंटेम्प्ट, रिडिक्यूल करना। एनर्वेट मतलब कमजोर होता है, समवन टू फील ड्रेन्ड ऑफ एनर्जी और वाइटैलिटी। साइकोफेंट मतलब होता है चापलूसी करना। अनड्यूलेट का मतलब होता है लाइक अनड्यूलेटिंग फ्लैग, लहराता हुआ। मूव और गो विद अ स्मूथ अप एंड डाउन मोशन, राइज एंड फॉल। सो ये वोकैबुलरी वर्ड्स हैं आज के लिए। इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। आज संडे है तो आज आंसर राइटिंग नहीं है, आज एडिटोरियल्स भी नहीं आते। आज का आपका होमवर्क है कि आपको मंडे टू सैटरडे तक जो आंसर्स लिखे हैं उसको कंपाइल करना है, रिवाइज करना है, कंसोलिडेट करना है। ओके, लर्निंग्स एटसेट्रा सब कंपाइलेशन उसका आज करना है। ऑलराइट, एंड जो आज के नोट्स हैं मैं उसको शाम तक अभी शेयर करता हूँ। लेट अस क्विकली गो थ्रू द न्यूज़पेपर पीडीएफ अलोन। ओके, सो ये संडे है दिसंबर 12th 2021। जो फर्स्ट न्यूज़ है वो है इंडिया सेंड्स मेडिकल रिलीफ टू अफगानिस्तान। इसका बैक स्टोरी क्या है? अफगानिस्तान में तालिबान टेक ओवर हुआ। तालिबान टेक ओवर जो हुआ उसको वर्ल्ड ने रिकॉग्नाइज अभी तक नहीं किया है। तो वर्ल्ड ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है तो अफगानिस्तान के जो फंड्स हैं, बैंक्स हैं, फॉरेन कंट्रीज़ में जो पैसे हैं, प्लस जो असिस्टेंस और एड मिलती है वो हो गई स्टॉप। अब विंटर्स भी आ रहे हैं, फॉरेन एड भी नहीं मिल रहा है, इकोनॉमी ऑलरेडी क्रिपल्ड है, तो यहाँ पर एक लार्ज स्केल का ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बन रहा है। इंडिया हमेशा अफगानिस्तान की हेल्प करता आया है, एड्स वहाँ पे प्रोवाइड किए हमने, बट अब यहाँ पे जो गवर्नमेंट है तालिबान की उसको इंडिया ने अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं किया। तो इंडिया वांट्स टू हेल्प पीपल ऑफ अफगानिस्तान, बट ये गवर्नमेंट अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं है, तो हेल्प कैसे करें? तो इंडिया ने यहाँ पे मेडिकल रिलीफ अभी अफगानिस्तान को सेंड करने का डिसीजन लिया है। अब सी, ये जो है पहला कंसाइनमेंट मटेरियल्स का, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस तालिबान रूल्ड अफगानिस्तान का, बिकॉज वहाँ पे हेल्थ सिचुएशन डिटीरियोरेट हो रही है, तो इंडिया ये हेल्थ वहाँ पे एड वहाँ पे सप्लाई कर रहा है। प्रॉब्लम ये है कि इंडिया ने अभी तालिबान एडमिनिस्ट्रेशन को रिकॉग्नाइज नहीं किया है। इंटरनेशनल कम्युनिटी प्रोसीड कर रही है कॉशियसली, बिकॉज जो तालिबान रिजीम है इसका आउटलुक क्या होगा, सिक्योरिटी गारंटी अभी अनसर्टेनिटी है। अगर तालिबान रिजीम की रिजिड पोजीशन रही ह्यूमन राइट्स रिलेटेड इशू में तो फिर एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन यहाँ पे आएगी। तो WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन काबुल में ये एडमिनिस्टर करेगा इंदिरा गांधी चिल्ड्रन हॉस्पिटल जो काबुल में है, ये सारी चीज़ें इसके थ्रू यहाँ पे एड्स पहुँचाई जा रही है। एंड दिस एड इज मार्क्ड एज अ गिफ्ट फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया टू द पीपल ऑफ अफगानिस्तान। तो ये जो मेडिसिन हम भेज रहे हैं ये हैंड ओवर कर देंगे हम WHO, बिकॉज तालिबान रिजीम इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडिया। तो WHO के रूट के थ्रू ये सारी मेडिकल एड्स हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं और ये एक गिफ्ट है। अब जयशंकर साहब ने यहाँ पे क्या बोला? अनइम्पेडेड, अनरिस्ट्रिक्टेड एंड डायरेक्ट एक्सेस टू अफगानिस्तान हमें चाहिए, क्योंकि बीच में आ जाता है ये पाकिस्तान। सो दैट इज़ वाई हमको जो एक्सेस चाहिए अफगानिस्तान का
अनइम्पीडेड अनरिस्ट्रिक्टेड डायरेक्ट एक्सेस वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। ये एक्सेस इसलिए भी ज़रूरी है ताकि हम ह्यूमैनिटेरियन एड उनको सप्लाई कर पाएँ। अफ़गान की पॉपुलेशन हार्श विंटर, ब्रेकडाउन है मेडिकल और एसेंशियल सप्लाईज़ में, सो दे नीड अवर हेल्प। Help is also required for the large number of internally displaced person living in temporary and unsafe shelter। तो यहाँ पे जो फियर और एप्रीहेंशन का माहौल था उससे रिफ्यूजी क्राइसिस भी हुआ है और बहुत सारे लोग यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। तो दिस इज अबाउट अफगानिस्तान। तो टेक अवे क्या हुए इस आर्टिकल के? हम गिफ्ट्स दे रहे हैं, इंडियंस गिफ्ट दे रहे हैं अफगानिस्तान को मेडिकल एड का। किस रूट के थ्रू दे रहे हैं? WHO के रूट के थ्रू दे रहे हैं। प्लस हमारी डिमांड ये है कि एक्सेस हमें चाहिए अफगानिस्तान की दिस सप्लाईज प्रोवाइड करने के लिए, अनइम्पीडेड एंड अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस चाहिए अफगानिस्तान। सो पाकिस्तान को भी यहाँ पे हमें फ्रीली एक्सेस दिलवाना पड़ेगा अफगानिस्तान एक्सेस का। ओके, सो दिस इज अबाउट मेडिकल रिलीफ टू अफगानिस्तान। जो सेकंड है वो है, ये एक पैरा यूनिट है ढाका, बांग्लादेश की पैरा यूनिट है रैपिड एक्शन बटालियन। इसने ह्यूमन राइट्स वायलेशन के चार्जेस लगे इस पे और यूएस ने इस ट्रूप पे बैन लगा दिया है। अभी बांग्लादेश के 50 इयर्स भी कंप्लीट हो रहे हैं, सो उस प्रोस्पेक्ट में इसको देखा जा रहा है। यूएस बैन ऑन पैरा यूनिट स्टन्स ढाका। ढाका का आर्ग्यूमेंट ये है कि ट्रूप्स ह्यूमन राइट्स का रिस्पेक्ट करती है, ऐसा कुछ ग्रॉस वायलेशन नहीं हुआ है। देन दिल्ली रिकॉर्ड सेकेंड केस ऑफ ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन का नंबर बढ़ रहा है। दिस इज सिटी लाइट सी स्टैंडिंग टॉल, वर्क इन प्रोग्रेस है। नई सेक्रेटेरिएट कॉम्प्लेक्स कहाँ पर? हैदराबाद में। ये बुद्धा स्टैचू है इल्यूमिनेटेड इन पिंक ऑन हुसैन सागर लेक। वेयर इज हुसैन सागर लेक? दिस इज इन हैदराबाद इन द फोरग्राउंड ऑन सैटरडे। सो दिस इज स्टैंडिंग टॉल। दिस न्यूज इज अबाउट हैंड ऑफ गॉड। ये एक बड़ा फेमस गोल किया था डिएगो मैराडोना, तो उससे रिलेटेड है। दिस हैंड ऑफ गॉड डिएगो मैराडोना स्टोलन हबोल्ट वॉच रिकवर्ड। तो ये चोरी हो गई थी और ये अब रिकवर हो गई है। दिस इज अ वॉच। सो ये हुआ फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। अब जो नेक्स्ट पेज है उसमें सैलरी नॉन पेमेंट, गवर्नमेंट शुड एक्सेप्ट पॉल्यूशन मोस्टली ड्यू टू इंटरनल रीजंस। इंटरनल रीजंस जैसे दिल्ली में और भी बहुत सारे रीजंस हैं। वेहिकुलर पॉल्यूशन होता है, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का पॉल्यूशन होता है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के कारण पॉल्यूशन होता है। ये एक प्राइमरी रीजन है दिल्ली के पॉल्यूशन का। स्टब्बल बर्निंग अलोन इज नॉट अ रीजन। देन दिस इज सूट फॉर द सोल। ये वार्म अप द विंटर, दिस इज लुकिंग रियली गुड। सो दिस इज सेकेंड पेज ऑफ द हिंदू। अब जो नेक्स्ट है, दिस इज सेलिब्रेशन फार्मर प्रोटेस्ट एंड हो रहा है। अ लिबरल स्प्रिंकलिंग ऑफ पेपर ऑन हिज टेरेस। आजकल ये टेरेस गार्डन का काफ़ी कल्चर स्टार्ट हो गया है, टेरेस गार्डन। तो यहाँ पे इन्होंने 48 पेपर प्लांट्स लगाए हैं 1500 स्क्वायर फीट के टेरेस में। गुड। तो इससे एक बेनिफिट ये भी होता है, लाइक एनवायरनमेंट ग्रीनरी वगैरह तो दिख रही है, फ्रेश एयर भी आएगी घर में, साथ ही साथ एक एम्प्लॉयमेंट का भी एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे जनरेट होता है। आजकल ये बड़ा पॉपुलर हो रहा है टेरेस गार्डन। देन दिस इज इंडिया सेंड्स मेडिकल रिलीफ टू अफगानिस्तान। दिस इज नेक्स्ट पेज। रिमेन्स ऑफ ऑल क्रैश विक्टिम्स आइडेंटिफाइड। तो ये आइडेंटिफिकेशन हुआ है। पंजाब मूव्स सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट एक्सटेंडेड बीएसएफ एरिया। इसका बैक स्टोरी क्या है? जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है ये पाकिस्तान और बांग्लादेश इन दोनों कंट्री की जो बॉर्डर है, इंडिया की बॉर्डर इन दोनों कंट्री के साथ, उसको डिफेंड करती है। अब बीएसएफ को एक एरिया में, सर्टेन एरिया में कुछ ज्यूरिसडिक्शन देना पड़ता है ताकि वो फ्रीली अपना काम वहाँ पे कर पाए। तो पहले बिकॉज जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर है, इधर गुजरात से स्टार्ट हुआ, राजस्थान, पंजाब, ऐसे करके डिफरेंट स्टेट्स में, हर स्टेट में एक अलग एरिया था, ज्यूरिसडिक्शन एरिया था कि बॉर्डर से कितने एरिया इंटरनल अंदर तक बीएसएफ एक्टिवली वर्क कर सकती है। तो अभी जो एक मूव हुआ था उसमें जो बीएसएफ का ज्यूरिसडिक्शन है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का, 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर कर दिया था इंडिया पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर में। पंजाब मतलब ये बॉर्डर है, इस बॉर्डर की तरफ इंडिया है, तो इस बॉर्डर से 50 किलोमीटर तक टुवर्ड्स इंडिया बीएसएफ का ज्यूरिसडिक्शन होगा। इस बात पे पंजाब गवर्नमेंट यहाँ पे ऑब्जेक्शन उठा रही है। पंजाब ने कहा कि ये नोटिफिकेशन इशू हुआ है सेक्शन 139 ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स 1968
प्रॉब्लम यह है कि सेंटर एनक्रोच नहीं कर रहा है क्या स्टेट सब्जेक्ट के लिस्ट 2 में 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस बात पे अभी लेट अस सी क्या डिसीजन आता है। तो सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर गया है। शुरू में 15 किलोमीटर था ज्यूरिसडिक्शन एरिया, आज की डेट में ये 50 किलोमीटर फ्रॉम बॉर्डर बीएसएफ का ज्यूरिसडिक्शन एरिया है। नो ड्रॉप इन स्टबल बर्निंग इन पंजाब हरियाणा दिस ईयर। तो ये स्टबल बर्निंग होती है दिस पैडी फील्ड, और इसमें किसी भी टाइप का ड्रॉप नहीं हुआ है। स्टबल बर्निंग इज ऑल्सो वन प्राइमरी रीजन जिसके कारण दिल्ली गैस चैम्बर बनता है। स्टबल बर्निंग, व्हाट वी नीड टू डू, वे फॉरवर्ड शुड बी प्रोवाइड इकोलॉजिकली और सस्टेनेबल, इकोनॉमिकली सस्टेनेबल सॉल्यूशन। स्टबल बर्निंग इसका ऑल्टरनेटिव निकालें, जैसे बायोडिकम्पोजर हुआ, लाइक दैट स्टबल बर्निंग। Then this is next page. Prime Minister Chakma Hajong census. Takes notes on Chakma Hajong census. So this is about Chakmas and Hajong in Arunachal Pradesh, tribal area इनके census पे। Then Odisha extends free rice scheme. अब ये आर्टिकल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा है एमएसपी को डाइवर्सिफाई करें, इज की टू डाइवर्सिफाई क्रॉप्स। इसका आर्ग्यूमेंट ये है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस हमने पहले भी देखा है। एमएसपी क्या होता है कि किसान ने फसल उगाई, उस फसल का एक मिनिमम प्राइस सरकार ने एक थ्रेशोल्ड बना दिया कि 100 रुपये एमएसपी डिसाइड हो गया। 100 रुपये से ज़्यादा में बेच सकते हो तो इट इज़ अप टू यू, मतलब मिनिमम 100 तो आपको आपकी फसल का मिल ही जाएगा। तो दैट इज़ वाई दिस इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एक 100 रुपये ऐसा कुछ बैरियर आ गया, इस फसल का इतना तो मिल ही जाएगा। अब एमएसपी में क्या होता है कि जैसे पंजाब का केस देखो, 85% जो वीट और पैडी ग्रोन इन पंजाब एंड 75% इन हरियाणा। ये जितना भी वीट और पैडी है, वीट मतलब दिस गेहूं, पैडी मतलब चावल, ये जो 85 to 75% जो वीट और पैडी है ना, ये एमएसपी के थ्रू आता है। तो एमएसपी एक बड़ा सेफ ऑप्शन हो जाता है। सो दैट इज़ वाई फार्मर्स केवल वीट और पैडी पे ही जाते हैं, वो दूसरी क्रॉप्स पे नहीं जाते। और इससे क्या होता है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो पाता। नो अदर क्रॉप्स रिसीव सच सपोर्ट। तो अब इसको देखने के दो पहलू हैं कि एक्चुअली क्या है। जैसे पैडी है, पैडी जो है, पैडी नेटिव तो है नहीं यहाँ पे, पैडी बिकॉज बहुत ज़्यादा चावल की खेती में बहुत पानी की ज़रूरत होती है। अब पानी के लिए इन्होंने तरीका निकाला ग्राउंड वाटर से, बोरवेल का। बट एक्सटेंसिव यूज़ करने के कारण क्या हुआ, ग्राउंड वाटर का पानी कंटिन्यूसली डिप्लीट हो रहा है। ग्राउंड वाटर से जो सॉल्ट वगैरह आता है, एवोपरेशन होता है, तो इनके खेत सॉल्ट पैन में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इकोलॉजिकली दिस इज़ नॉट सस्टेनेबल। ग्रीन रिवॉल्यूशन का जो सवाल तैयार किया था उसमें यही था कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन नहीं होने के कारण पंजाब और हरियाणा के जो ज़्यादातर खेत हैं ये बंजर भी हो रहे हैं, यहाँ पे डिफिकल्टी आ रही है, इकोलॉजिकली सस्टेनेबल नहीं है। सो द आइडिया इज वी नीड टू डाइवर्सिफाई द क्रॉप। अब डाइवर्सिफिकेशन करने के दो पहलू हैं, या तो ये एमएसपी रिजीम को ही हटा दो, जिससे वीट और पैडी को जो एक्सटेंसिव गवर्नमेंट सपोर्ट दे रही है वो अगर हट गया तो कोई इंसेंटिव नहीं होगा वीट और पैडी ग्रो करने का, तो इससे डाइवर्सिफिकेशन आएगा। तो ये तो पहला पहलू हुआ। दूसरा पहलू ये हो सकता है कि सारी क्रॉप्स को एमएसपी में ले आओ। सारी क्रॉप्स को एमएसपी में ले आएंगे तो वीट एंड पैडी को कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं होगा, तो वो भी एक तरीका है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का। नो अदर क्रॉप्स रिसीव सच सपोर्ट। सो यहाँ पर यही आर्ग्यूमेंट है कि एमएसपी रिजीम जो है इसको कैसे यूज़ किया जाए फॉर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। GS3 में इकोलॉजी, ग्रीन रिवॉल्यूशन, इकोनॉमी, ये सब चीज़ें हैं। तो दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज फार्मर्स प्रोटेस्ट एंड सबके बैकड्रॉप में ये कंटिन्यूसली न्यूज़ में भी रहा है। तो गारंटीड एमएसपी फॉर ऑल क्रॉप्स हो जाए तो ये एक बेस्ट रूट हो सकता है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इन पंजाब एंड हरियाणा, ऐसा यहाँ के फार्मर्स ने कहा। ये एक सस्टेनेबल ऑप्शन होगा। फार्मर्स मूव करेंगे, जैसे आप मस्टर्ड लगाओ, सैफ्लावर, लेंटिल्स लगाओ, केवल पैडी और राइस ही नहीं लगाने हैं, दूसरी क्रॉप का भी आप फार्मिंग करो। ये मैसेज हमें भेजना है बिकॉज जो पैडी फार्मर्स है पंजाब में, तो यहाँ पर बिकॉज पानी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा पड़ती है से इन कंपैरिजन टू बिहार में 1 किलो राइस करने के लिए जितना पानी लगेगा ना, पंजाब हरियाणा में उतना ही 1 किलो राइस बनाने के लिए 3 गुना ज़्यादा पानी लगता है। तो ये बात इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च ने भी बताया। सो द आइडिया इज क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इज रिक्वायर्ड और इससे ओवरऑल बेनिफिट्स भी होंगे। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इज गुड।
तो ये सब ग्रीन रिवॉल्यूशन है, उसके नेगेटिव्स हैं और इस नेगेटिव्स को ओवरकम करना ज़रूरी है। मैन इन इंडिया टेक्स 82% ऑफ लेबर इनकम, रिपोर्ट ने बताया। जेंडर इनइक्वालिटी इन ग्लोबल अर्निंग, तो अर्निंग वेजेस इसमें भी हम अक्सर देखते हैं स्क्यूड है रेशो। मैन यूजुअली ज़्यादा इनकम, ज़्यादा सैलरी वो वहाँ पे विड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज़ देयर लेबर इनकम। अब ये है बैक टू द रूट्स। सी फ्रेश फूड है, बोटमैन कलेक्टिंग लोटस स्टेम्स फ्रॉम द वाटर्स ऑफ दिस निजिन लेक इन श्रीनगर। तो ये लेक कहाँ पर है, नोट डाउन दिस, मैपिंग में आ सकता है। दिस इज निजिन लेक इन श्रीनगर। ये है प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ, 2054 केसेस रजिस्टर्ड इन 3 ईयर्स। अब सी वाइल्ड लाइफ का जो इलीगल ट्रेड होता है इसको स्टॉप करना ज़रूरी है। इसके लिए हमारे पास वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी है। इसके लिए हम साइट्स की गाइडलाइन फॉलो करते हैं, ट्रैफिक जैसी ऑर्गेनाइजेशन भी है। द आइडिया इज इसमें लॉज होना भी ज़रूरी है और लॉज का स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन होना भी ज़रूरी है, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो WCCB हैज़ कंडक्टेड वेरियस स्पीशीज स्पेसिफिक ऑपरेशन। स्पीशीज जैसे कुछ स्पीशीज हैं उनका बहुत ज़्यादा पोचिंग होता है, जैसे इंडियन पैंगोलिन देखा हमने। एक ये क्या है, टॉर्टॉइज और टर्टल्स हैं, इनकी पोचिंग भी बहुत होती है। पोचिंग इन द सेंस इनको वाइल्ड से ऐसे पकड़ लेते हैं और बिकॉज इनके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स का से मेडिसिनल यूज़ हो रहा है, रिक्रिएशनल यूज़ हो रहा है, ऐसे करके इनको एक एरिया से दूसरी एरिया जगह इलीगल ट्रेड किया जाता है, स्पेशली ऐसे टर्टल्स का। तो इलीगल ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए ये ऐसे केसेस यहाँ पे रजिस्टर्ड हुए। अब इस बॉडी का नाम याद रखना है, ये है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, WCCB, स्टेट फॉरेस्ट और पुलिस अथॉरिटी, सबका कलेक्टिव वर्क है और उन्होंने ऐसे केसेस ट्रैक किए और बुक किया क्रिमिनल्स को, पोचर्स को। तो इसने क्रिएट किया वाइल्ड लाइफ क्राइम सेंट्रल गवर्नमेंट नेटवर्क बनाया और इनको ट्रेस करके ट्रैक किया। ये इलीगल ट्रेड है। अब जैसे हमने देखा ना स्पीशीज स्पेसिफिक, तो WCCB ने स्टार्ट किया था सेव कुरमा। सेव कुरमा, ये सवाल आया भी है, सेव कुरमा इज रिलेटेड टू टर्टल्स। तो ये 2016-17 में था। ट्रांसपोर्टेशन एंड इलीगल ट्रेड ऑफ लाइव टर्टल्स एंड टॉर्टॉइस, तो सेव कुरमा इज फॉर टर्टल्स एंड टॉर्टॉइस। इसी तरह ऑपरेशन टर्टल शील्ड 1 था, इसमें भी टर्टल्स एंड ऑल के ट्रेड पे बात किया। फिर एक ऑपरेशन सॉफ्ट गोल्ड था, इसमें भी दिस इलीगल ट्रेड इन शहतूश शॉल। एंड व्हाट इज शहतूश शॉल, ये जो शॉल है ये बनती है चिरू की वूल से। चिरू क्या होता है, एंटीलोप होता है। तो दिस इज शहतूश शॉल, इसके ट्रेड को स्टॉप करने के लिए ऑपरेशन सॉफ्ट गोल्ड था। तो दीज आर स्पेसिफिक स्पीशीज स्पेसिफिक ऑपरेशन, ऑपरेशन सेव कुरमा, ऑपरेशन टर्टल शील्ड 1 एंड ऑपरेशन सॉफ्ट गोल्ड। सो नाम याद रखना है, WCCB, ट्रैफिक, एंड दीज आर स्पीशीज स्पेसिफिक ऑपरेशन, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। देन ओमिक्रॉन का स्केयर बना हुआ है। अब सी ये है बक्सा, बक्सा टाइगर रिजर्व में टाइगर मिला, तो वाइल्ड लाइफ एंथुजियास्ट्स आर वेरी हैप्पी। वेस्ट बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व में ये टाइगर मिला। लास्ट लोकेटेड यहाँ पे 1998 में हुआ था, तो दिस इज गुड। टाइगर का यहाँ पे रिहेबिलिटेशन एंड ऑल, दिस इज गुड। टाइगर जो होता है ना, ये एपेक्स स्पीशीज होता है, एपेक्स स्पीशीज, एपेक्स प्रेडेटर है, कीस्टोन स्पीशीज है। So if there is tiger in a forest, this tells कि forest is a healthy forest, वो उसका ecosystem अच्छा काम कर रहा है। तो टाइगर होना is a good sign for health of a forest. Then पिनाका extended range rocket system tested. ये क्या है, पिनाका है, ऐसे बैरल लॉन्चर है, मोबाइल से हम ऐसे, दिस मोबाइल है मतलब कहीं पे भी आप ट्रक को ले जा सकते हो, यहाँ से ऐसे हम रॉकेट्स लॉन्च करते हैं। तो ये पिनाका ER मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, पोखरन में हमने इसका टेस्ट किया। तो एक्सटेंडेड रेंज टेस्ट हुआ, पहले रेंज कम थी, रेंज बढ़ रही है। मल्टी बैरल, सी बहुत सारे ऐसे बैरल्स हैं यहाँ पे, मल्टी बैरल्स रॉकेट लॉन्चर है। एरिया डिनायल म्यूनिशन इंडिजिनस है, स्ट्रेंथ क्या है, इंडिजिनस, हमने खुद बनाया है। इंडिजिनसली डेवलप्ड फ्यूज यहाँ पे टेस्ट हुआ। पिनाका रॉकेट किसने बनाया है, दिस is made by DRDO, डेवलप डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका टेस्ट फायर हुआ, डिफरेंट रेंजेस, वॉरहेड कैपेबिलिटी, मतलब रॉकेट जा रहा है, रॉकेट में कौन सा वॉरहेड लगा है, तो ऐसे डिफरेंट वॉरहेड के साथ कॉम्बिनेशन में इन्होंने टेस्ट किया। एक्सटेंडेड रेंज, सो दिस इज DRDO पिनाका मार्क 1, पिनाका मार्क 1 बाय DRDO।
देन ये G7 है। G7 से पहले G8 था। G8 में सब टॉप इकोनॉमीज थी, रशिया को बाहर कर दिया तो बचा G7। अब कन्फ्रंटेशन हो रहा है G7 और रशिया का। क्यों हो रहा है? यूक्रेन क्राइसिस, जो हम आगे देखते हैं। तो G7 पुट्स अप यूनाइटेड फ्रंट अगेंस्ट रशिया। फॉरेन मिनिस्टर ने दिस ब्रिटेन में बोला कि यूक्रेन में अगर इन्वेजन होता है रशिया का तो जो नाटो ग्रुप्स है, नाटो ग्रुप की कंट्रीज हैं, वो यूक्रेन के सपोर्ट में आएंगे। सो दिस इज अ काइंड ऑफ वार्निंग। लेट अस सी, सिचुएशन यहाँ पे अभी थोड़ा थोड़ा स्ट्रेसफुल है। चाइना ने बोला जो यूएस की डेमोक्रेसी है, एक्चुअली यूएस का जो पॉलिसी है वो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, ऐसा क्लेम दिया चाइना ने। बीजिंग रेस्पॉन्स फॉलोज द डेमोक्रेसी समिट स्नब, रिटेलिएटरी रेस्पॉन्स। ये इशू इसलिए भी आ रहा है कि एक तो डिप्लोमेटिक बॉयकॉट की बात हो रही है बीजिंग ओलंपिक्स का। देन ये ब्लिंकन है, टेक्स अप ईरान डील्स विद लीडर। अब ईरान डील फिर से रिवाइव करने की बात है, बिकॉज अगर ईरान न्यूक्लियर पावर होगा तो वेस्ट एशिया में, सेंट्रल एशिया में एक बहुत बड़ा पावर डिसबैलेंस होगा। तो दिस इज ऑल्सो वन क्रिटिकल सिचुएशन। देन यूएस स्लैप सैंक्शन ऑन नॉर्थ कोरिया एंड चाइनीज एंटिटीज। ह्यूमन राइट्स डे, शिनजियांग प्रोविंस में जो चाइना एट्रोसिटीज कर रहा है, साउथ चाइना सी में जो बुली कर रहा है, और ओवरऑल जो ट्रैक रिकॉर्ड है चाइना का, ताइवान इशू हो रहा है, तो इसीलिए कन्फ्रंटेशन हो रहा है अलॉन्ग विद ट्रेड इशू यूएसए और चाइना का। देन दिस इज केंटुकी में स्टॉर्म आया 1984। दिस इज अ बुक और ये है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फर्स्ट जो बुक है, फर्स्ट जो आर्टिकल है वो है आइडिया ऑफ वैक्सीन प्रोटेक्शन चेंज्ड इन 1 ईयर। अब सी, कोविड है, मतलब चीज़ें बड़ी इसमें वोलाटाइल होती है, डे बाय डे चेंज होती है, तो हम बहुत ज़्यादा ड्वेल नहीं करेंगे। अब ये आइडिया है कि जो बूस्टर डोज है वो देना है या नहीं देना है। लेट अस वेट, गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेती है। स्पेशली जो फ्रंट लाइन स्टाफ है या जो सीनियर सिटीजन है, इनको शायद बूस्टर डोज देना पड़ेगा। लेट अस सी। दिस इज सिंगल सेक्स लेटर्स। ये क्या है? क्रिस्प आर Cas9 टेक्नोलॉजी होती है। इससे क्या होता है? जीनोम एडिटिंग करते हैं। हमारी बॉडी में जीनोम सीक्वेंसिंग है, जीन से बनी हुई है, तो डीएनए, जीन्स एट्सेट्रा, इनको अगर हमें कट करना है, पर्टिकुलर चीज़ को स्लाइस करना है, तो उसके लिए ये एक टूल है, क्रिस्प आर Cas9 टूल। तो इससे हमने क्या किया? एडिटिंग किया और फीमेल ओनली और मेल ओनली माइस लेटर बनाया 100% एफिशिएंसी से। सो दिस इज ऑल्सो वन थिंग। इससे सेक्स सिलेक्शन जो स्पीशीज में ये देख रहे हैं, जेनेटिक सिस्टम, वो पॉसिबल होगा एम्ब्रियो लेवल से। लेट अस सी। देन दिस इज सिंगिंग बर्ड्स, बर्ड्स सिंगिंग। तो ऐसे वर्ड में काफ़ी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें बर्ड सिंगिंग वगैरह डिमॉन्स्ट्रेट किया जाता है। ये प्रोग्राम्स पार्टिसिपेशन का नंबर कम हो रहा है। दिस टेल्स कि बर्ड्स का भी नंबर कम हो रहा है। ग्लोबल इकोलॉजी एंड कंजर्वेशन की एक रिपोर्ट ने यहाँ पे बताया कि दे पॉइंट आउट अ कोरिलेशन बिटवीन प्रैक्टिस एंड डिक्लाइन नंबर्स विद इन स्पीशीज। तो दिस इज सिंगिंग बर्ड्स। ये डेडली स्प्रिंग है। अब अर्थ का तो हिस्ट्री हमें पता है, इट्स ह्यूज। और एक टाइम था, जैसे आज हर जगह ह्यूमन बींग्स है ना, हम लोग हैं, ऐसे ही एक टाइम था हर जगह डायनासोर्स होते थे। बट 66 मिलियन ईयर्स अगो ये 165 मिलियन ईयर का जो डोमिनेशन था डायनासोर्स का, ये वाइप आउट हो गए और पुरानी स्पीशीज गई, फिर एक नया ऑर्डर जन्मा और उसमें हम फिर होमोसेपियंस यहाँ पे लीड किए। सो दिस इज देन इमर्जिंग स्टार्स। और ये जो वाइप आउट हुआ उसका रीज़न ये है कि एक कोई मीटियोराइट का इम्पैक्ट हुआ था और मीटियोराइट से दिस डैमेज हुआ, देन सनलाइट ब्लॉक हो गई, इस तरीके से डायनासोर वाइप आउट हो गए। ये भी बताता है कि लाइफ इज सो फ्रेजाइल। होमोसेपियंस मतलब जो कि हम हैं, हमें बहुत ज़्यादा नेचर एंड ऑल से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। सस्टेनेबिलिटी इज़ द वे फॉरवर्ड। देन दिस इज इमर्जिंग स्टार। तो ऐसे 3 यंग स्टार्स मिले हैं सेंटर ऑफ अवर गैलेक्सी में। अगेन एक जर्नल जो एस्ट्रोफिजिकल डॉक्यूमेंट में आया, तो कंपेयर टू अवर सन विच इज़ अबाउट 5 बिलियन ईयर्स अगो, ये काफ़ी यंग स्टार है। स्टार्स का भी लाइफ होता है, स्टार्स का लाइफ होता है। जैसे हमारा स्टार मिडिल एज स्टार है, फिर जैसे जैसे ओल्ड होगा स्टार, फिर वन डे स्टार में फ्यूजन प्रोसेस खत्म हो जाएगी, देन स्टार विल डाई। देन हाउ द आइडिया ऑफ वैक्सीनेशन, एंड दिस इज अ टूल। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमने रिसर्च के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कैंसरस टिश्यूज इन ट्यूमर। तो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, साइंस एंड टेक एडवांसमेंट्स हो रहा है, तो जो डिटेक्शन है, प्रोग्नोसिस वगैरह, वो बेटर होता जा रहा है। तो आईआईटी मद्रास ने ये टूल बनाया। डीप लर्निंग एंड ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग से आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिसीज इजी होगा।
ये गैलेक्सी है विद नो डार्क मैटर, तो इस गैलेक्सी में कोई डार्क मैटर मिला ही नहीं। देन ये है हीट शॉक एंड कोल्ड सेंसिटिविटी। अगेन इसमें ये लिखा है कि दिस इज चैपेरॉन प्रोटीन्स। हमारी जो बॉडी है वो पूरा प्रोटीन्स एंड ऑल से बनी है। जैसे डीएनए होता है, डीएनए क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड पोर्शन होते हैं, इसमें ट्रांसक्राइब्ड होते हैं, मैसेंजर्स होते हैं, आरएनए होता है। तो ये जो मैसेज होता है आरएनए में, ये ट्रांसलेट होता है इनटू स्ट्रिंग्स ऑफ अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स। ऐसा ही एक प्रोटीन का एंटिटी होता है दिस चैपेरॉन। ये क्या करता है, ये हीट स्ट्रेस को मेंटेन करता है, हीट स्ट्रेस के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स डिलीवर करता है। तो व्हाट डज इट डू, ये स्पेशल बंच ऑफ प्रोटीन होता है कॉल्ड मॉलिक्यूलर चैपेरॉन्स असिस्ट इन करेक्टली फोल्डिंग द प्रोटीन। तो बॉडी जैसे डिफरेंट हीट प्रेशर लगा, डिफरेंट कंडीशन हुआ, हीट शॉक हुआ, तो अकॉर्डिंगली हम उसमें रेस्पॉन्स बना पाते हैं। क्लास ऑफ हीट शॉक प्रोटीन बोलते हैं इन्हें। वेनेवर एन ऑर्गेनिज्म इज सब्जेक्टेड टू एलिवेटेड टेम्परेचर, एक हीट शॉक मिलता है। प्रोटीन इन द सिस्टम बिगिन टू लूज देयर नेटिव शेप, और जो चैपेरॉन्स होते हैं ये प्रोड्यूस इन लार्ज क्वांटिटी टू रीस्टोर ऑर्डर। तो जो हीट शॉक लगा उससे ओवरकम करने का ये मैकेनिज्म है। दिस इज देयर सिंपल टर्म्स में। तो फिजियोलॉजिकल कंडीशंस वगैरह में ये नॉर्मल सी रीस्टोर करते हैं। तो दिस इज देयर। हमारी जो बॉडी है ना, जैसे अभी हमने सन और अर्थ का देखा, इवोल्यूशन देखा, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ सो मच ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन मतलब एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन, फिर जो बेटर है वो आगे बढ़ेगा, फिर जो बेटर है आगे। सो दिस इज अ रिफाइनमेंट, इवोल्यूशन ऑफ दिस हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स मिलियंस ऑफ ईयर। तो बॉडी में भी ऐसा सेल्फ करेक्टिंग, सेल्फ हीलिंग मेजर्स होते हैं। हीट शॉक एंड कोल्ड सेंसिटिविटी। देन व्हाट इंफॉर्मेशन डू बीड्स ऑफ ग्लास इन मीटियोराइट्स होल्ड, इनमें हम रिवर्स इंजीनियरिंग, रिवर्स एनालिसिस करते हैं कि शुरुआत में क्या हुआ होगा, फिर उसके हिसाब से हम डेसिफर करते हैं मीटियोराइट्स। देन हिस्ट्री को हम ट्रेस करते हैं बेसिकली। देन दिस इज एफएक्यू। एफएक्यू में पहला है 2 ओमिक्रॉन के वेरिएंट्स। ओमिक्रॉन वायरस है, डिफरेंट वेरिएंट्स बन रहे हैं, तो इसकी 2 सब लीनियज है BA.2। ये डिफर है ओरिजिनल से, ऐसे अलग अलग बनते गए, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, और अभी ये ओमिक्रॉन है। इसमें भी अब लेट अस नॉट स्पेकुलेट, लेट्स सी। इनिशियल जो आ रहा है वो यही आ रहा है कि वैक्सीन थोड़ा हेल्प तो करेंगी। सेकेंड, इसका ट्रांसमिसिबिलिटी ज़्यादा है, बट दिस इज नॉट वेरी सीवियर। लेट अस सी। आई से लेट अस सी बिकॉज पता है इसमें अगेन लेट अस सी चीज़ चेंज हो जाएगी, नेक्स्ट वीक हो सकता है डिफरेंट थ्योरी आ जाए, तो इसमें बहुत ज़्यादा ड्वेल नहीं करना चाहिए। ये न्यूज़ अभी सेटल्ड नहीं है, ये न्यूज़ सेटल है, तो इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। विल यूएस डायरेक्टिव्स ऑन 5G यूज इम्पैक्ट फ्लाइट्स। अब सी, ये जो कम्युनिकेशन होता है, वायरलेस कम्युनिकेशन होता है, इसी के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, ये डिफरेंट बैंड्स होते हैं। तो 5G का एक बैंड है, 4G का एक बैंड होगा। जैसे प्लेन्स है, प्लेन्स में भी कम्युनिकेशन करना पड़ता है। एक ऑल्टीमीटर होता है, ऑल्टीमीटर मतलब हाइट वो बताता है, कितने हाइट पे प्लेन मुड़ रहा है, कितने हाइट पे हेलीकॉप्टर है। तो ये जो सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ये होते हैं वायरलेस टेक्नोलॉजी इनेबल्ड। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या होती है, तो 5G का यूजेस बढ़ता जा रहा है और एविएशन में ऑलरेडी वायरलेस टेक्नोलॉजी यूजेज हैं, तो 5G के कुछ बैंड्स को रिस्ट्रिक्ट करने की बात है। सी, यूएस फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन है, FAA, इसने 2 एयर वर्दीनेस डायरेक्टिव्स दिए हैं कि एक फ्रेमवर्क बनाया जाए कि ज़्यादा इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करें पोटेंशियल इफेक्ट ऑफ 5G एविएशन सेफ्टी इक्विपमेंट्स में। ऐसा तो नहीं होगा कि मोबाइल का जो 5G नेटवर्क है वो इंटरफियर करने लग जाए एविएशन गैजेट से और फिर एक डिजास्टर हो जाए। सो दिस वी नीड टू चेक थॉरोली। सिग्निफिकेंट क्यों है, बिकॉज इनिशियल इंफॉर्मेशन से ये पता लगा है कि जो 5G का C बैंड है, इंटरफेरेंस फ्रॉम 5G का C बैंड वायरलेस ट्रांसमिशन एवियोनिक्स में इम्पैक्ट आ सकता है। ये जो ट्रांसमिशन है C बैंड में, रेंज है दैट इज क्लोजर टू द वन यूज्ड बाय सर्टेन एयरक्राफ्ट इक्विपमेंट्स। एयरक्राफ्ट इक्विपमेंट्स में ये जो C बैंड है, दोनों में इंटरफेरेंस हो सकता है और उससे एयरक्राफ्ट का फंक्शनिंग इम्पैक्ट होगा, मतलब सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ एयरक्राफ्ट। तो एसेंस क्या है FAA डायरेक्टिव्स का, तो सी, जैसे एयरक्राफ्ट में इक्विपमेंट्स क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट कम्यूटर कैटेगरी एयरक्राफ्ट में, हेलीकॉप्टर में ये इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इन सभी में
रेडियो अल्टीमीटर होता है, अल्टीमीटर मतलब एल्टीट्यूड, दिस इज हाइट। तो ये जो गैजेट होता है वो हाइट ऑफ प्लेन, समुद्र मीन सी लेवल से और ग्राउंड से कितनी हाइट पर है, तो वो इस रेंज, सी बैंड की जो रेंज है इसके नियर अबाउट रेंज को यूज करता है। तो 5G अगर मास स्केल में डिप्लॉय होगा तो जो अल्टीमीटर है एयरक्राफ्ट का वो इम्पैक्ट हो सकता है। सो दैट इज व्हाई वी आर टेकिंग प्रिकॉशंस। पोटेंशियल रडार अल्टीमीटर इंटरफेरेंस हो सकता है 5G सेल्यूलर पे इस 37 टू 38 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी सी बैंड पे। तो सी बैंड इस फ्रीक्वेंसी का है और इससे जो 5G सेल्यूलर है उससे जो एयरप्लेन है उसमें अल्टीमीटर इंटरफेरेंस आ सकता है। तो दिस इज वन कॉज ऑफ वरी। ये अभी प्रिलिमिनरी स्टडी हो रहा है, अभी पूरा थॉरोली चेक किया जाएगा। लेट अस सी इसमें आगे क्या वर्कआउट होता है। अब ये रिपोर्ट है तो 5G फ्रिक्वेंसी में या तो ये बैंड को हम रिलीज ही नहीं करें, इस बैंड पे हम जो गैजेट्स वगैरह हैं 5G का सी बैंड है इसमें पब्लिकली डिप्लॉयमेंट नहीं करें, दिस कुड बी अ वे फॉरवर्ड। तो ये दो अल्टीमीटर है, एक है प्रेशर अल्टीमीटर और दूसरा रेडियो अल्टीमीटर। रेडियो अल्टीमीटर, अल्टी जहाँ पे भी आता है दैट इज हाइट। तो दिस प्रेशर ये डिस्प्ले करता है एल्टीट्यूड ऑफ एयरक्राफ्ट इन रिलेशन टू मीन सी लेवल। और एयर ट्रैफिक कंट्रोल रिपोर्टिंग वगैरह में होता है कि प्लेन किस हाइट पे है। सेपरेशन एंड एल्टीट्यूड ऑफ ऑल एयरक्राफ्ट्स में होता है, डिफरेंट हाइट्स में पॉसिबल है। दिस वाई एक्सिस में अलग एयरक्राफ्ट्स हैं। तो ये एक कॉमन डेटम लाइन बनाना है, हाइट, दिस हाइट। तो इसमें इंटरफेरेंस हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस 5G। सेकेंड है रेडियो अल्टीमीटर, ये मेजर करता है हाइट। पहला एल्टीट्यूड कर रहा था, प्रेशर एल्टीमीटर और रेडियो था। तो जो प्रेशर एल्टीमीटर था वो एल्टीट्यूड कर रहा था फ्रॉम मीन सी लेवल, और जो रेडियो अल्टीमीटर है ये सिंपल हाइट बताता है कि ग्राउंड से कितनी ऊंचाई पर दिस एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर या एयरप्लेन है। तो ये दोनों ही ज़रूरी हैं फॉर नेविगेशन ऑफ दिस प्लेन्स, और दोनों में ही 5G के दिस सी बैंड पे 3700 मेगाहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी टू 38 मेगाहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी में इंटरफेरेंस पॉसिबल है। तो इसीलिए इस बात पे अभी थोरो स्टडी करने की बात है कि हो सकता है इस बैंड को प्रोहिबिट कर दिया जाए। लेट अस सी सॉल्यूशंस जो हैं यहाँ पे वो यही बताए हैं कि प्रोहिबिट कर दें इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग एप्लीकेशन सिस्टम्स जो हैं इधर, उन फ्रिक्वेंसी उन इंस्ट्रूमेंट्स को बैन करें। सेकंड ये हो सकता है कि ऑपरेशन इंक्लूड ऑटो होवरिंग। होवर क्या होता है? होवर मतलब जैसे मिलिट्री में भी दिस होवर के गैजेट्स होते हैं, होवर के टूल्स होते हैं, टैंक्स वगैरह भी बने हैं ऐसे, वो कुछ हाइट पे होते हैं, जमीन से कांटेक्ट नहीं होता, दे आर एट सर्टेन हाइट। सो दिस इज ऑटो होवरिंग, जैसे हेलीकॉप्टर में होवर करना है। देन इंटरफेरेंस ट्रांसमिशन 5G बेस स्टेशन से, मोबाइल जो है अक्सर एयरप्लेन में अनाउंसमेंट होता है स्विच ऑफ योर मोबाइल, बट लोग करते नहीं है, तो इंटरफेरेंस हो सकता है। देन इसके बाद कमर्शियल एयरक्राफ्ट में भी स्पेसिफिक सिनेरियो में कुछ एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। द होल आइडिया इज देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि 5G का जो सी बैंड है 3700 से 3800 मेगाहर्ट्ज का, ये इंटरफियर कर सकता है दिस अल्टीमीटर प्रेशर एंड रेडियो अल्टीमीटर प्लेन में। तो लेट अस सी इसमें आगे क्या गाइडलाइन होता है। थोरो स्ट्रिंजेंट रूल्स होना चाहिए एंड थोरो यहाँ पे दिस चेक करना जरूरी है ऑल यूज केसेस को, बिकॉज कुछ ऐसे पहले केसेस भी हुए हैं 2000 में, बिकॉज ऑफ दिस इंटरफेरेंस हो गया, इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस, और क्रैशेस हुए हैं। सो दिस इज देयर। वे अहेड क्या होगा, लेट अस सी इधर प्रॉपर DGCA क्या अप्रोच लेता है। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन एंड रिसर्च के बाद ही ये डिप्लॉयमेंट होना चाहिए। अब बात है नॉर्थ ईस्ट के कौन से स्टेट्स आफ्सपा के अंदर है। अभी बात चल रही थी आफ्सपा को रिपील करने की, तो नॉर्थ ईस्ट में कौन से स्टेट्स हैं आर्म्ड फोर्स स्पेशल एक्ट में, स्पेशल पावर। तो दिस इज आफ्सपा, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, एक स्ट्रिंजेंट लॉ है। इस लॉ से आर्म्ड फोर्सेस मैक्सिमम फोर्स यूज कर सकती है उन एरिया में जिनको डिस्टर्ब्ड डिक्लेयर किया गया है। तो नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे जो जगह है उसको डिस्टर्ब्ड डिक्लेयर किया है और वहां पर फौज के पास आफ्सपा है। आफ्सपा जैसे अभी जो बॉच्ड मिलिट्री ऑपरेशन हुआ नागालैंड में, तो दिस इज अगेन जस्टिफाइबल नहीं है। तो देयरफॉर देयर आर प्रॉब्लम्स विद आफ्सपा और इसको डील करना जरूरी है। अब इसका स्टोरी बताया है कि ओरिजिन क्या था आफ्सपा का। तो पार्टीशन हुआ, ऑर्डिनेंसेस बने, वो डिफिकल्ट टाइम था, फौज को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर देना पड़ा तो ताकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो पाए, तो आया आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। इसका ग्रेजुअली इम्प्रूवमेंट नेक्स्ट वर्जन आया,
असम मणिपुर में 58 में। फिर बाद में इसी को दिस आफ्सपा नाम से ये कंप्लीट एक एक्ट बना। तो ये जो शुरू में था वो था अरुणाचल, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा में। अरुणाचल, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। नॉर्थ ईस्ट का ऑलरेडी हमने एक नोट प्रिपेयर कर लिया है। अब विच पार्ट्स ऑफ द कंट्री कम अंडर आफ्सपा? तो नॉर्थ ईस्ट के तो ये एरिया है, इन एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर किया जाता है। डिस्टर्ब्ड एरिया मतलब प्रोटेक्शन इट ऑफर्स टू द आर्म्ड फोर्सेस फॉर यूज ऑफ फोर्स इन द नोटिफाइड एरिया। तो ऐसे एरिया यहाँ पे डिक्लेयर किए गए। नोटिफिकेशन को बार बार एक्सटेंड करना चाहिए और एक बार में वो केवल 6 महीने तक डिस्टर्ब्ड एरिया वाला नोटिफिकेशन एक्सटेंड हो सकता है। आज की बात करें तो पूरे असम में, नागालैंड में डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर किया गया है, तो यहाँ पर आफ्सपा है। लास्ट 6 मंथ में एक्सटेंशन दिस इनको दिया गया। मणिपुर में पूरी जगह है, एक्सेप्शन इम्फॉल म्युनिसिपल एरिया में। तो होल ऑफ मणिपुर एक्सेप्ट इम्फॉल म्युनिसिपल एरिया में भी आफ्सपा है। स्टेट गवर्नमेंट ने 1 ईयर के लिए नोटिफाई दिस दिसंबर 2020। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में भी डिस्टर्ब्ड एरिया नोटिफिकेशन है इन जिलों में तिराप, चांगलांग और लोंगडिंग। एरिया फॉलिंग अंडर नामसाई एंड महादेवपुर पुलिस स्टेशन बॉर्डरिंग असम। तो अरुणाचल में सब जगह नहीं है, कुछ जिलों में है आफ्सपा। आफ्सपा त्रिपुरा में रिवोक हो गया था 2015 में, जो यहाँ 1997 से एनफोर्स था, तो त्रिपुरा में रिवोक हो गया। मेघालय में आफ्सपा 27 ईयर्स तक था, बट ये भी रिवोक हो गया 2018 में। जम्मू एंड कश्मीर में भी एक सेपरेट वर्जन है आफ्सपा का, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1990। तो जम्मू एंड कश्मीर में भी अभी आफ्सपा लगा है। अब बात आ रही है, जैसे मेघालय में रिमूव हो गया, त्रिपुरा में रिमूव हो गया, तो बाकी जगह भी इसी टाइप से आफ्सपा को क्यों ना हटाया जाए, बिकॉज इसका यूज कम, मिसयूज कई बार ज़्यादा होता है। इस बारे में पहले कमिटीज़ भी आई और इस पे वर्कआउट भी हुआ, और एक प्रोविज़न ये आया क्यों ना आफ्सपा की जगह सिंपल यूएपीए आ जाए, जो टेररिज्म रिलेटेड एक्टिविटीज़ को कर्टेल कर पाएगा। लेट अस सी। अब यहाँ ये बात है कि एक्ट में क्या स्पेशलिटी है। तो इस एक्ट से गवर्नर ऑफ एनी स्टेट या एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूटी या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है किस क्षेत्र का, होल ऑफ अ स्टेट या यूनियन टेरिटरी एक डिस्टर्ब्ड एरिया है। तो पहले तो आपको नोटिफाई करना पड़ेगा कि दिस इज अ डिस्टर्ब्ड एरिया। अगर वहाँ पे कंडीशन डेंजरस है, आर्म फोर्सेस ज़रूरी है सिविल पावर को, सिविल गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, तो उसको डिक्लेयर कर दिया जाएगा डिस्टर्ब्ड एरिया। डिस्टर्ब्ड एरिया कौन कौन डिक्लेयर कर सकता है? गवर्नर, स्टेट गवर्नर का, स्टेट का, या फिर एडमिनिस्ट्रेटर यूटी का, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सबसे पहले तो डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर हो गया। अब डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर हो गया तो जो वहाँ पे ऑफिसर है आर्म्ड फोर्सेस का, वो फायर ओपन कर सकता है, फोर्स यूज कर सकता है, इवन टू द पॉइंट ऑफ कॉजिंग डेथ किसी भी पर्सन के लिए अगेंस्ट, या जब उसे पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करना है। तो सी, दिस इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर कि आर्म्ड फोर्सेस का ऑफिसर फायर ओपन कर सकता है और फोर्स भी यूज कर सकता है, इवन टू द पॉइंट ऑफ कॉजिंग डेथ। सो बट ऐसा नहीं है कि रैंडमली करेगा, ड्यू वार्निंग वहाँ पे देनी पड़ती है, और वो लॉ के विधिन भी होना चाहिए। प्रोहिबिटिंग असेंबली 5 और मोर पर्सन हो जाएगा, कैरिंग वेपन्स, फायर आर्म और अम्यूनिशन वहाँ पे अलाउड नहीं होगा। तो जो इनको फॉलो नहीं कर रहा है सिविलियन या फिर लोग, उस पे आर्मी ऑफिसर, यहाँ पे आर्म फोर्स का ऑफिसर इवन फायर भी ओपन कर सकता है। तो दिस इज पॉइंट नंबर 1। दूसरा, इसमें अरेस्ट हो सकता है, सर्च ऑफ किसी भी प्रेमाइस का हो जाएगा। कंडीशन क्या है? विदाउट अ वारंट। तो दिस इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर नोटिफाइड एरिया में। रिकवरी जो हुआ कन्फाइंड पर्सन का, आर्म्स अम्यूनिशन का स्टोर्ड अनलॉफुली, तो दिस इज देयर। डिस्ट्रॉय कर सकते हैं हाइड आउट, आर्म फोर्टिफाइड एरिया, शेल्टर, आर्म्ड अटैक लॉन्च। सो दीज आर अगेन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर कि अगर ऐसा कुछ अनटूवर्ड यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है या फिर सिविल इंसर्जेंसी टाइप हो रहा है, तो ये एक्ट आर्मी ऑफिसर को, आर्म्ड फोर्सेस को अलाउ करता है कि वो कहीं पे भी सर्च कर सकते हैं विदाउट वारंट, रिकवरी कर सकते हैं, फोर्टिफाइड एरिया, डम्प्स वगैरह कहीं पर भी। देन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो पर्सन इसमें प्रोसिक्यूट हुआ, सब्जेक्टेड टू एनी लीगल प्रोसीडिंग फॉर एक्शन टेकन अंडर द एक्ट विदाउट सेंट्रल गवर्नमेंट प्रीवियस सैंक्शन, मतलब जिस आर्मी ऑफिसर या आर्म्ड फोर्स के पर्सनल ने यहाँ जो भी काम किया, तो वो सब्जेक्टेड टू लीगल प्रोसीडिंग वगैरह नहीं होगा, अंडरटेकन अंडर। तो एक काइंड ऑफ इम्यूनिटी मिल गई इन्हें, इम्यूनिटी भी वर्ड हमने पढ़ा था। सो दिस इज देयर। तो
इससे क्या होता है, कई बार यूज तो होता है, मिस यूज भी होता है, दिस ग्रॉस वायलेशन होता है ह्यूमन राइट्स का। तो ये 3-4 बातें हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। स्पेशल पावर दी गई है आर्म्ड फोर्सेस को, जिसका मिसयूज एट टाइम्स पाया गया है। तो दिस इज देयर। अब बात आती है, इसको क्यों ना हम यूएपीए में कन्वर्ट कर दें, इस लॉ को ही हटा दें, आफ्सपा को। पहले भी इसमें बात हुआ, आयरम शर्मिला जो मणिपुर में एक्टिविस्ट हैं, अब आइकॉनिक फिगर, आपने बहुत टाइम तक इंडेफिनिट फास्ट किया था जस्ट टू रिपील दिस आफ्सपा। फिर कोर्ट जज बीपी जीवन रेड्डी साहब ने यहाँ पे बताया कि क्यों ना आफ्सपा को रिप्लेस कर दें यूएपीए में। सो दीज आर सर्टेन पॉइंट्स कि क्यों आफ्सपा, जो चैलेंजेस हैं नॉर्थ ईस्ट में अभी कहाँ हैं और इसका वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। गवर्नमेंट का स्टैंड ये होता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यहाँ पे चैलेंजेस आते हैं आर्म्ड फोर्सेस को, दैट इज वाई स्पेशल पावर उन्हें देना भी जरूरी है। सो दिस इज देयर। अब ये है तालिबान दैट्स फाइटिंग पाकिस्तान। ये आईएफ का वर्क फोर्स है, MI-17V5। यूजुअली ये बड़ा रिलायबल वर्क हॉर्स माना जाता है, वर्क हॉर्स है, और ये इतना एक्सीडेंट प्रोन भी नहीं होना चाहिए था, बट एक्सीडेंट अभी हुआ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के हेलीकॉप्टर का। दिस इज MI-17V। देन एट द सेंटर ऑफ द यूक्रेन क्राइसिस, अब सी, ये पहले क्रीमिया था, दिस क्रीमिया पेनिनसुला, इसको रशिया ने एनेक्स कर लिया। अब ये जो रीजन है, दिस इज डॉनबास रीजन। यहाँ पर भी रशिया इस बॉर्डर पे अपनी मिलिट्री जमा कर रहा है। पॉसिबली यहाँ पर रशिया अगर इंटरवीन करता है, यूक्रेन के इस एरिया को एनेक्स करता है, तो यूक्रेन के सपोर्ट में आ जाएगा नाटो, और फिर ये एक बड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन, वॉर लाइक सिचुएशन यहाँ पे हो जाएगी। दिस इज देयर। इसका हिस्ट्री क्या है कि जैसे रशियन एम्पायर फेल हुआ 1918, हमने रशियन रिवॉल्यूशन पढ़ा है, तो ये जो एरिया है ना, यहाँ पे रशियन पीपल, रशियन एथनिसिटी के लोग डिफरेंट एरियाज में गए। रशियन जो लैंग्वेज है वो इस एरिया में प्राइमरली बोली जाती है, दिस डॉनबास वगैरह रीजन में। सेम वाज विद दिस, क्रीमिया की भी प्रॉक्सिमिटी थी विद दिस लोकल पॉपुलेशन की रशिया। तो ये जो एरिया है ना, वो कहने को तो यूक्रेन में आता है, बट यहाँ पर रशियन इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। तो दे एट टाइम्स ये रेबल करते हैं, और दे वांट टू गो विद रशिया, और रशिया इनको कई बार डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट भी करता है। रशिया का एक और पॉलिसी ये होता है कि जैसे यूक्रेन है, यूक्रेन अभी नाटो का पार्ट नहीं है, बट नाटो की तरफ इसका दिस इंक्लिनेशन होता है। अगर नाटो की तरफ यूक्रेन ज्वाइन कर लिया, यूक्रेन ने नाटो ज्वाइन कर लिया, तो रशिया के बैकयार्ड में नाटो फोर्सेज आ जाएगी। रशिया वो बिल्कुल नहीं चाहेगा, बिकॉज वो डिसएडवांटेज रशिया हो जाएगा। पिछले कुछ टाइम से ब्लैक सी में भी अभी यूके का शिप गया, यूएस का शिप गया, तो दीज आर नाटो कंट्रीज, और रशिया और नाटो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम से देखा था सेम पेज पे नहीं है। सो दैट इज वाई रशिया यूक्रेन को एज अ बफर स्टेट बनाए रखना चाहता है कि डायरेक्ट इसके बैकयार्ड में नाटो की प्रेजेंस नहीं है। सो इसी बात का यहाँ पे पावर स्ट्रगल चल रहा है। अब स्ट्रगल चल रहा है तो प्रॉब्लम आ रही है यहाँ के लोगों को, डोनबास रीजन के लोगों को। लेट अस सी यहाँ पे क्या डिफिकल्टीज अब आगे आती है। तो इसका पुराना यही हिस्ट्री दिया है ना, दिस डॉनबास रीजन में नाजी ऑक्यूपेशन भी हुआ, यूक्रेन आया, 2013 से यहाँ पे प्रोटेस्ट चालू हो गए, क्रीमिया को रशिया ने ले लिया। फिर दिस डोनेट्स्क और लुहांस्क यहाँ पे सेपरेटिस्ट है, सेल्फ रूल रिपब्लिक की ये बात करते हैं, और इन्हें ऑब्वियसली रशिया का सपोर्ट मिलता है। यूक्रेन में डिस्टेबिलिटी होती है, फिर यूक्रेन के सपोर्ट में नाटो ग्रुप आ जाता है। तो इस टाइप का पावर स्ट्रगल यहाँ पे चल रहा है। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है यहाँ की लोकेशन, दिस लोकेशन, बिकॉज प्रीलिम्स में यूजुअली इस टाइप के डायरेक्ट सवाल आते हैं, जैसे टिग्रे रेबल कहाँ पर है, दिस डोनबास रीजन कहाँ पर है, क्रीमिया रीजन कहाँ पर है, लाइक दैट। देन ओमिक्रॉन में भी लेस सीवियर रिस्क, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा दिस इज सम रिलीफ कि शायद ये इतना डेडली नहीं होगा डेल्टा जैसा, बट स्टिल दिस इज टू अर्ली टू मेक अ कमेंट ऑन दिस ओमिक्रॉन। महिंद्रा एंड महिंद्रा चॉक्स आउट स्ट्रैटेजी टू ग्रो बियॉन्ड ट्रैक्टर्स, एक्सपैंड कर रहा है मशीनरी रेवेन्यू के लिए, गुड। एडिबल ऑयल, खाने का ऑयल का प्राइस कम हुआ, इन्फ्लेशन। सैमसंग इतना ऑफर करेगा 1000 कैंपस ऑफर्स, तो सी एम्प्लॉयमेंट, दिस यहाँ पे हायरिंग होगा, गुड। मल्टीपल स्ट्रीम से इंजीनियरिंग के यहाँ पे इनको हायर किया जाएगा, टेक्नोलॉजी। सैमसंग यूजुअली हम सोचते हैं केवल मोबाइल एंड ऑल, नो, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स इज वन थिंग। ओवरऑल जो सैमसंग है ना साउथ कोरिया का, दिस इज अ ह्यूज कॉन्ग्लोमरेट, जैसे हमारे यहाँ टाटाज है ना, ऐसा सैमसंग है। ये लगभग हर चीज में सैमसंग का बिजनेस है, दे आर सो डाइवर्सिफाइड। देन दिस इज देयर, और
ये है न्यूज़। यहाँ पे अच्छी बात है, बैक इन द हंट। तो ये गिर के लायन है, एशियाटिक लायन, इनका पॉपुलेशन अभी बढ़ रहा है, विच इज़ अ गुड थिंग। अभी लायन सेंसस में भी हमने ये देखा था, गिर के लायंस का नंबर बढ़ा है। प्रॉब्लम यहाँ पे आती है, यहाँ पे जेनेटिक डाइवर्सिफिकेशन ज़्यादा हो नहीं पा रहा है, इन ब्रीडिंग भी बहुत ज़्यादा है। तो दिस इज दैट। जो गिर के लायंस हैं, इनकी ट्रांसलोकेशन की भी बात हो रही है। किस जगह इनको ट्रांसलोकेट करने का आइडिया है, टेल किस प्लेस पे, ट्रांसलोकेशन ऑफ गिर लायन, और री इंट्रोडक्शन ऑफ चीता किस प्लेस पे है ये भी बताइए। ओके, सो दिस इज संडे और दिस इज टुडेज एडिशन। न्यूज़ का जो नोट्स है आई विल शेयर इट बाय इवनिंग। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।